नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है रानी की। रानी जो कि एक ऐसी लड़की थी जिसकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें समय से ऐसे होती थीं जैसे कि वो हमेशा चाहा करती थी। उसकी सही उम्र पे शादी भी हो चुकी थी। आज वो अपने पति के साथ एक खुशी और संपन्न जीवन बिता रही थी। उसकी शादी को 3 साल बीत चुके थे और आज वो 3 महीने की गर्भवती थी। उसके ससुराल में भी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी सोच से ज़्यादा प्यार करने वाले सास ससुर, जो कि उसके माता पिता की कमी पूरी करते थे। उसकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की ना तो कोई कमी और ना ही कोई परेशानी थी। और सबसे बड़ी खुशी जब उसने गर्भ धारण किया, जब उसे माँ बनने का सुख मिलने वाला था। इस चीज़ से रानी जितनी खुश थी, उससे कहीं ज़्यादा खुश उसके परिवार वाले थे। ये खबर मिलते ही उसके सारे परिवार वालों ने जैसे पहले से भी ज़्यादा उसका ख्याल रखना और उसे अपने पलकों पर बिठाना शुरू कर दिया था। वो इस चीज़ों को अब इतना ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, जिसके वजह से लग रहा था जैसे अब उसके पैर ज़मीन पर टिकते ही नहीं हैं। उसे ये सब एक परियों के सपने सा लग रहा था। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। आज शाम से ही रानी का मन बहुत ज़्यादा कर रहा था कि वो जाए और जाकर भगवान के मंदिर में उनका धन्यवाद करके आए। वो काफ़ी खुश थी। उसने अपने परिवार वालों से यही कहा कि उसे मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद करना है। सबने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो करना ही चाहिए। वैसे भी हमारी ज़िंदगी में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है, वो भगवान के आशीर्वाद के बिना पूरी कैसे हो सकती है। लेकिन रानी ने एक ऐसी मांग रखी जिसके वजह से रानी को काफ़ी दूर तक ट्रैवल करके उस मंदिर तक जाना था। रानी ने अपने घर से कुछ दूरी पर एक ऐसे मंदिर का नाम लिया जिस मंदिर तक जाने के लिए रानी को लगभग 1.5 घंटे का सफ़र तय करके जाना था। इसके वजह से पति ने और परिवार वालों ने डॉक्टर से इस बारे में परमिशन मांगी, लेकिन डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, अभी शुरुआती के कुछ महीने उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी वजह से आप उन्हें लेकर इतने लंबे सफ़र पर अभी ना जाएं, हमारी तो यही सलाह है। कम से कम 6 महीने हो जाने दीजिए। उसके बाद अगर उन्हें जाना ही है तो फिर हम बताएंगे कि वो जा सकती हैं या नहीं। ये बात सुनकर रानी ने भी जैसे तैसे सब्र रख लिया और धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतने लगे। देखते ही देखते 6 महीने भी बीत चुके थे। अब 6 महीने चल रहे थे और रानी ने वापस से डॉक्टर से वहाँ तक जाने की परमिशन मांगी। रानी की हालत बुरी नहीं थी, अच्छी ही थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने थोड़ा नानुकुर करने के बाद हाँ कर दिया और रानी और उसके परिवार वाले खुशी खुशी उस मंदिर के दर्शन के लिए सुबह सुबह ही निकल गए। दर्शन भी बहुत अच्छे से बिल्कुल रानी के मन के मुताबिक हुआ। लेकिन दर्शन के बाद रानी वहाँ पर काफ़ी चीज़ें घूमना चाहती थी, जिसके लिए किसी ने भी उसे मना नहीं किया और सारा परिवार एक साथ वहाँ पर घूमते फिरते वापस लौटने की तैयारी करने लगा। इस घूमने फिरने के चक्कर में सुबह से शाम हो चुकी थी, सूरज ढल चुका था। सब लोग मंदिर में इतने अच्छे दर्शन होने के बारे में और वहाँ के मार्केट के बारे में काफ़ी सारी बातें कर रहे थे।
रानी ने जो भी चीज़ें खरीदी थीं या उसकी सास ने, वो दोनों एक दूसरे को वहीं गाड़ी में बैठकर दिखा रहे थे। अंधेरा हो चुका था, रास्ता काफ़ी सुनसान था और तो और ये रास्ता भी ड्राइवर के लिए नया था, जिसके वजह से रास्ते में काफ़ी सारे कंकड़ पत्थर होने के वजह से गाड़ी अजीब तरीके से हिलती हुई और हिचकोले खाती हुई धीरे धीरे आराम से चल रही थी। तभी अचानक रानी को ऐसा लगा जैसे उसे उल्टी आ रही है और रानी ने तुरंत गाड़ी को रोकने के लिए कहा। गाड़ी को वहीं साइड में रोक दिया गया, लेकिन गाड़ी से उतरते ही जब सास की नज़र चारों तरफ गई तो सास को पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर लगने लगा, क्योंकि वो जंगल का रास्ता था। पूरा रास्ता सुनसान, जंगल में घना अंधेरा छाया हुआ था। चारों तरफ से अजीब अजीब से जंगल के उस सुनसान इलाके को चीरती हुई आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वो आवाज़ें जानवरों की तो नहीं थी, शायद थोड़े बहुत झिंगुर थे और शायद उन पक्षियों की आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी जिन्होंने जंगल में अपना बसेरा बना रखा होगा। लेकिन रात के उस सुनसान माहौल में वो आवाज़ें ऐसी लग रही थीं जैसे दिल में कोई डर बिठा रही हों। वो सुनसान माहौल, वो अजीब सी आवाज़ें सासू माँ को बार बार चारों तरफ पलट पलट कर देखने के लिए कह रही थीं। और इधर रानी गाड़ी से उतर चुकी थी। वो उल्टी करने के लिए खुद को झुकाकर कोशिश कर रही थी, लेकिन सिर्फ उसका मन घूमता जा रहा था, उल्टियाँ नहीं हो रही थीं। थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद रानी ने अपना चेहरा पानी से धोया और धोने के बाद उसने कहा, पता नहीं, मन अजीब सा हो रहा है मम्मा, और लग रहा है उल्टी होगी, लेकिन उल्टी हो नहीं पा रही है। चलिए हम घर चलते हैं, मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है। और ये बात सुनकर सासू माँ ने भी तुरंत रानी को पकड़कर गाड़ी में बिठा दिया। सब लोग गाड़ी में फिर से बैठ चुके थे। गाड़ी फिर से तेजी के साथ चल पड़ी थी। लगा था जैसे वो रास्ता पथरीला और अजीब सा है, लेकिन इस बार जब गाड़ी चल रही थी तो उन रास्तों के पत्थर जैसे कहीं गायब हो गए थे। गाड़ी आराम से उस रास्ते पर आगे बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे रानी की तबीयत उसे ठीक लगने लगी और रानी ने अपनी सासू माँ के कंधे पर सर रखा और वो सो गई। सब लोग कुछ ही देर में घर पर आ चुके थे। रानी को भूख नहीं थी, फिर भी रानी ने थोड़ा बहुत जो कुछ खाना था वो खाया। उसके साथ रोज के नियम वाला 1 गिलास केसर का दूध पिया और वो आराम से अपने कमरे में सोने के लिए जा चुकी थी। थोड़ी ही देर में रानी को नींद आ गई और रानी को प्रेगनेंसी के 6 महीने तक कभी भी कोई भी बुरा सपना नहीं आता था, लेकिन आज रानी को काफ़ी अजीब अजीब से सपने दिखाई दे रहे थे, जिसके वजह से वो अचानक रात के 3 बजे चीखती चिल्लाती डरती हुई उठकर बैठ गई। उसके चीखने की आवाज़ सुनकर सास ससुर भी अपने कमरे से वहाँ आ चुके थे। इधर बगल में पति बैठकर अपनी पत्नी को पानी पिला रहे थे और उसे शांत होने के लिए कह रहे थे। उन्होंने कहा, होता है कभी कभी बुरे सपने आ जाते हैं, तुम इतना क्यों डर रही हो, आराम से रिलैक्स करो, रिलैक्स। ये बातें सुनने के बाद भी रानी के मन को जैसे शांति थी ही नहीं। उसने क्या सपना देखा था, ये सपना वो किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके चेहरे को देखकर उसकी सास को पता नहीं ऐसा क्या समझ में आया। वो उसी वक्त गईं और थोड़ा बहुत नज़र उतारने का सामान लेकर आईं। उन्होंने तुरंत रानी की नज़र उतारी और रानी की नज़र उतार कर उसे उसके तकिए के नीचे
लोहे की एक चाबी रखकर सोने के लिए कहा। उन्होंने ये भी समझाया कि बेटा, जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं होता है कभी कभी ऐसे सपने आने लगते हैं, तो तुम अब तकिए के नीचे कोई ना कोई लोहे की चीज रख के सो, उससे तुम्हें नींद अच्छी आएगी और ऐसे कोई बुरे सपने नहीं आएंगे। अब रानी चुपचाप बिस्तर पर लेट गई थी। उसने क्या सपना देखा था ये उसने किसी को बताया नहीं, लेकिन बार बार वही चीजें अभी भी उसके आंखों के आगे घूम रही थी, जिसके वजह से उसे आंखें तक बंद करने में डर लग रहा था। उसका मन घबरा रहा था। लेकिन थोड़ी देर में आखिरकार उसे नींद लग गई। सुबह सब उठ चुके थे, लेकिन रानी अभी तक नहीं उठी थी। वो अपने कमरे में वैसे ही आराम कर रही थी। तभी उसकी सास कमरे में आरती की थाली लेकर पहुंची। जब वो आरती की थाली लेकर रानी को आरती देने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक रानी घबराते हुए, डरते हुए उठकर बैठ गई और चीखने चिल्लाने लगी। वो बार बार अपनी सास को वहां से जाने के लिए कह रही थी। उसका ये व्यवहार काफी अजीब था, क्योंकि रानी तो खुद पूजा पाठ करने वाली लड़की थी। वो हमेशा समय से उठकर नहा धोकर भगवान की पूजा करके ऐसे ही आरती की थाली ले जाकर सबको आरती दिया करती थी। तो आज ये रानी को अचानक क्या हो गया? वो भगवान की आरती देखकर इतना क्यों घबरा रही थी? ये बात सासू माँ को काफी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने अपने मन की आशंकाओं को किसी के सामने जाहिर नहीं किया और वो उस कमरे से निकलकर बाहर आ चुकी थी। रानी भी थोड़ी देर में अपने कमरे से नहा धोकर तैयार होकर बाहर निकली। आज वो बाहर आने के बाद पूजा करने के लिए मंदिर की तरफ गई ही नहीं। वो अचानक आकर खाने की टेबल पर बैठ गई और खाने की डिमांड करने लगी। आज उसका खाना मांगने का तरीका काफी अलग था, लेकिन सबने ये सोचकर ये बात टाल दी कि हो सकता है कल के वजह से वो काफी थकावट महसूस कर रही हो। वैसे भी रात में भी उसकी नींद ढंग से नहीं हुई थी। इसके वजह से किसी ने भी इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सासू माँ ने आज रानी का फेवरेट नाश्ता बनाया था, जो नाश्ता लाकर उन्होंने रानी के सामने रख दिया। रानी के सामने रखते ही रानी ने वो नाश्ता झटपट खत्म कर लिया और खत्म करने के बाद कुछ मीठा खाने की मांग करने लगी। रानी, जिसे मीठा बिल्कुल नहीं पसंद था, लेकिन ये बात सासू माँ को अजीब लगने के बावजूद उन्होंने ये सोचकर टाल दिया कि प्रेगनेंसी के वक्त कभी भी किसी को भी कुछ भी खाने की इच्छा हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके वजह से उन्होंने रानी को लाकर जो भी मिठाई घर में रखी थी वो दे दी, लेकिन रानी ने लगातार मिठाई की मांग जारी रखी और रानी, जो कि मिठाई के एक टुकड़े से भी बार बार पानी पीकर मुंह से वो स्वाद हटाने की कोशिश किया करती थी, आज उसने आधा केजी का पूरा डब्बा लगातार बैठकर 2 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर दिया। उसके बाद रानी अपने कमरे में चुपचाप बिना किसी से कोई बात किए जा चुकी थी। सासू माँ को कई सारी छोटी छोटी बातें अब खटक तो रही थीं, लेकिन उन्होंने इस वक्त किसी को कुछ भी बताना बिल्कुल सही नहीं समझा, इसलिए वो चुप लगा गई और रानी अपने कमरे में बैठी हुई चुपचाप गुमसुम सी एक टक नज़र से आईने की तरफ देखी जा रही थी और खुद को बार बार आगे पीछे की तरफ हिला रही थी। रानी जिस तरीके से कर रही थी वो चीज़ें सामान्य तो नहीं थी, लेकिन कमरे में इस वक्त उसके आसपास कोई नहीं था, इसलिए ये चीज़ें किसी ने देखी ही नहीं। अब धीरे धीरे रानी के दिन ऐसे ही बीत रहे थे। रानी दिन ब दिन
बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी होती जा रही थी। प्रेगनेंसी के वजह से रानी के चेहरे पर जो निखार आया था, वो निखार धीरे धीरे खत्म सा होता चला जा रहा था। रानी के आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे पड़ चुके थे। रानी के चेहरे का वो रौनक पूरी तरह से गायब हो चुका था। रानी दिन ब दिन हर किसी से सिर्फ चिढ़ती, चीखती चिल्लाती, अजीब अजीब सी चीज़ों की मांग करती। कुछ समय बाद तो उसने मांस की मांग भी घर वालों के सामने रखी। अब ये हद हो चुकी थी। सासू माँ ने इन चीज़ों को लेकर कहा, हमारे खानदान का बच्चा तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारे खानदान में आज तक ना कभी किसी ने नॉनवेज का नाम लिया है और ना ही किसी ने कभी नॉनवेज की शायद गंध भी ली हो। तो इस खानदान के बच्चे के लिए ऐसी इच्छा आना ये सामान्य बात मुझे तो नहीं लग रहा। इस पर रानी के ससुर जी ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, अरे तुम भी कहाँ का कहाँ जोड़ रही हो यार, होता है कभी कभी। कौन सा वो डिमांड कर रही है तो हम उसे ला कर दे रहे हैं। ठीक है, वो बोल रही है, उसे बोलने दो। इस पर रानी के सास ने कहा, हाँ हम उसे ला कर नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये इच्छा भी उसके मन में आई तो आई कैसे? आप लोग पता नहीं ये बात सब क्यों नोटिस नहीं कर रहे हैं। रानी कितनी अजीब हो गई है, उसके चेहरे का पूरा निखार चला गया है। मुझे तो लगता है मेरे मन में उसी दिन कुछ आया था जब हम मंदिर से वापस लौट कर आ रहे थे। रानी की तबीयत ऐसी ही नहीं खराब हुई है। वैसे भी कहते हैं ऐसे वक्त पर ऊपरी हवा बहुत जल्दी लगती है। मेरी मानो तो एक बार रानी को चलकर पंडित जी से दिखा लेते हैं। वो अब ना पूजा पाठ करती है ना कुछ, कोई धार्मिक किताब नहीं पढ़ती, जबकि ये बच्ची दिन रात पूजा पाठ में लगी रहती थी। उसका बस चलता, अगर मैं उसे हटाऊं नहीं तो वो तो मंदिर के सामने से हटे ही नहीं। आज उस बच्ची को हुआ क्या है कि वो भगवान की तरफ देखना तक पसंद नहीं करती है। बार बार मुझसे कहती है भगवान के पट बंद करो, नहीं तो वो इस रास्ते से आती तक नहीं है। आप लोग को कुछ बात नहीं समझ में आ रही है। मैं कह रही हूँ रानी के साथ कुछ परेशानी हो गई है। इस पर ससुर जी ने अपनी पत्नी को संभालते और समझाते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी बात। तुम्हारे मन का वहम तो वहम ही सही। एक काम करो, रानी तो मुझे नहीं लगता कहीं जाने वाली है। तुम एक बार जाकर पंडित जी से बात करके देखो और उनसे पूछो तुम्हारे मन में जो भी चल रहा है कि कुछ सही है या नहीं, और अगर कुछ नहीं भी है तो भी इन चीज़ों के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। और इतना सुनते ही रानी की सास के चेहरे पर एक हल्की सी हंसी आई और वो थोड़ी ही देर में तुरंत पंडित जी से मिलने के लिए जा चुकी थी। वो पंडित जी के पास पहुंची। उन्होंने शुरू से लेकर अभी तक सारी बातें पंडित जी को विस्तार पूर्वक बता दी। पंडित जी ने सारी बातें सुनते ही कहा, देखिए मैं अभी आपके घर तो नहीं आ सकता, हाँ लेकिन एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं। मैं आपको एक नींबू देता हूँ और वो नींबू ले जाकर आप बिटिया के कमरे में कहीं भी ऐसी जगह पर छुपा कर रखिए जहाँ बिटिया की नज़र ना पड़े, और अगली सुबह इस नींबू को निकाल कर देखिएगा। अगर इस नींबू का रंग बदल गया होगा तो हमें सच में चिंता करने की ज़रूरत है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए। ये सिर्फ गर्भवती होने के ही लक्षण हैं। और ये बात सुनकर सासू माँ ने पंडित जी से दोनों हाथ जोड़कर वो नींबू लिया और वहाँ से निकल गईं। उस वक्त जब वो रानी के कमरे में पहुँची तब उन्होंने देखा रानी बड़े आराम से करवट लेकर सोई हुई है। उन्होंने चुपचाप वो नींबू उसके बिस्तर के गद्दे के नीचे बड़े आराम से दूसरी तरफ से उठाते हुए रख दिया, ऐसे जैसे कि रानी को पता ही न चले। और रानी उस तरफ सोती भी नहीं थी जिसके वजह से उसे पता चलने की गुंजाइश हो। अब वो कमरे से निकलकर बाहर आ चुकी थी। थोड़ी ही देर में रानी के कमरे से बहुत तेज तेज हंसी की आवाज़ें आने लगीं और
हंसते हंसते ही रानी ने कहा, आखिरकार तू जान ही गई ना। तुझे जब समझ में आ गया है तो ये चीजें करने की क्या जरूरत है। मैं हूँ इसके साथ और मैं इन दोनों को लेकर ही जाऊंगी। इसके बाद एक भयानक हंसी से वो पूरा का पूरा घर गूंज चुका था। वो नींबू जो सासू माँ लेकर आई थी, वो नींबू रानी ने उठाकर अपने कमरे के बाहर वहीं हॉल में फेंक दिया था और वो बिस्तर पर बैठी वैसे ही ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी और हंसती जा रही थी। उसकी हंसी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके हंसी से पूरा का पूरा कमरा या फिर पूरा का पूरा घर जैसे कांप रहा था। उस वक्त घर पर सासू माँ और रानी के अलावा और कोई नहीं था। थोड़ी ही देर में ससुर जी जो कि बाहर गए हुए थे वो घर पर आ चुके थे। सासू माँ ने सारी बात उनको बता दी। उनको अभी भी अपनी पत्नी की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था और उन्होंने कहा, तुम क्यों फालतू की बातें अपने मन में ला रही हो? खुद को भी परेशान कर रही हो और बिटिया को भी। इस तरह से फालतू की बातें नहीं सोचते। इतना परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इतना कुछ खुद अपने आँखों से देखने के बाद रानी की सास ये बातें मान जाती, ऐसा तो हो नहीं सकता था। उन्हें ये बात अब बहुत अच्छे से पता थी कि ये उनके मन का कोई वहम बिल्कुल नहीं है। ये तो सच्चाई है, एक भयानक सच्चाई जिससे शायद अभी तक वो खुद नज़रें चुरा रही थीं। वो थोड़ी ही देर में फिर से भागती दौड़ती पंडित जी के पास पहुंच चुकी थीं। उन्होंने पंडित जी को सारी बातें बता दी और वो पंडित जी के पास जब सारी बातें बता चुकी थी तब पंडित जी ने कहा, अगर जैसा आप बता रही हैं सच में वैसा हुआ है, मतलब बिटिया और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। अब हम एक काम कर सकते हैं, मैं कल आपके घर आता हूँ और घर आने के बाद देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। और उन्होंने अभी रानी की सास को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। वो भी थोड़ी देर में अपने घर पर आ चुकी थी। वो काफ़ी डर चुकी थी, काफ़ी घबराई हुई थी, जिसके वजह से आज उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। अब उन्होंने ये बात ना तो अपने पति से बोलने की कोशिश की और ना ही अपने बेटे से, क्योंकि उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता थी वो किसी से कुछ भी बोलने की कोशिश कर लें लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उनकी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। इसलिए वो खुद पंडित जी के आने का कल इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने बिना सोए ही पूरी रात काट दी। अगली सुबह वो बहुत बेसब्री से पंडित जी का इंतज़ार कर रही थी। पंडित जी भी थोड़ी देर में घर पर आ चुके थे। पंडित जी ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, उन्होंने तुरंत अपने कदम पीछे खींच लिए और उन्होंने कहा, मैं इस घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। और ऐसा कहकर उन्होंने रानी की सास को घर से बाहर आने को कहा और पंडित जी के कहते ही वो तुरंत घर के दरवाजे के बाहर निकलकर पंडित जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो चुकी थी। पंडित जी ने कहा, तुम्हारे घर में कोई मामूली बुरी शक्ति नहीं है, कोई बहुत भयानक आत्मा है जिसका बहुत ज़्यादा काला साया अब तुम्हारे पूरे घर पर फैला हुआ है। मैं ऐसे अशुद्ध घर में नहीं आ सकता। मैं तुम्हें एक चीज़ देता हूँ, तुम वो मेरे कहे अनुसार जैसा बताऊँ वैसा करो, फिर हम ये बात तुरंत जान जाएंगे कि वो काला साया क्या तुम्हारी बहू के माध्यम से काम कर रहा है या फिर उसने बस तुम्हारे घर पर कब्जा किया है। और पंडित जी ने कुछ चावल मंत्र पढ़ते हुए उनके हाथों पर रख दिए और कहा, इसे ले जाकर अपने बहू के ऊपर डाल कर आओ। और उन्होंने वैसा ही किया। उनके ऐसा करते ही तुरंत
रानी बहुत भयानक तरीके से चीखने चिल्लाने लगी, छटपटाती हुई खुद ही कमरे के बाहर निकलकर आकर खड़ी हो गई। अब रानी ऐसी जगह पर खड़ी थी जहां से सीधे सीधे वो पंडित जी को देख सकती थी और पंडित जी उसको देख सकते थे। पंडित जी को देखते ही वो बड़े भयानक तरीके से अपने दांत किटकिटाकर वहां पर गोल गोल घूमने लगी। ये चीजें उनके पति, ससुर सब लोग देखकर हैरान थे। पति ने 2-3 बार उनके करीब जाकर रानी को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन रानी ने अपने पति और ससुर दोनों को एक ही हाथ से इतना जोर का धक्का दिया था कि दोनों एक तरफ जाकर फेंका गए। अब दोनों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। दोनों को डर भी लग रहा था, खुद के लिए भी और रानी के लिए भी। ये चीज़ काफ़ी असामान्य थी, क्योंकि एक गर्भवती महिला जिसकी हालत देखने से इतनी खराब लग रही हो, उसके अंदर इतनी ताकत कैसे आ सकती है कि उसने एक साथ ही 2-2 आदमियों को इस तरीके से धक्का दे दिया। ये चीज़ होते ही कहीं ना कहीं अब उन दोनों को भी डर लगने लगा था। लेकिन रानी अभी भी उसी तरह से दांत किटकिटाते हुए, सबको घूरते हुए गोल 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 चक्कर लगाए जा रही थी। ये सारी चीज़ें देखने के बाद पंडित जी ने कहा, अनर्थ हो चुका है, आप नहीं समझ रही, आपने मेरे पास आने में बहुत देरी कर दी है। अब सच में ये आत्मा 2 नहीं तो कम से कम किसी एक की जान तो लेकर ही रहेगी। अब ये बातें सुनकर वहाँ खड़े सब लोग रोने लगे और सबने पंडित जी से दोनों की जिंदगी की भीख मांगना शुरू कर दिया। लेकिन पंडित जी ने कहा, अब जिस तरीके से वो आपके बहू और बच्चे के ऊपर कब्जा कर चुकी है, दोनों की जिंदगी बचाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं भी शायद ये काम नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि हम इन चीज़ों के लिए पूजा और अनुष्ठान जिस तरीके से करना चाहिए, मैं करता रहूँगा। फिर देखते हैं कि क्या होता है। हो सकता है कि ये आत्मा आपकी बहू के अंतरात्मा से हार जाए, क्योंकि मुझे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपकी बहू की अंतरात्मा उसकी कैद में चीख रही है, चिल्ला रही है, अपने और अपने बच्चे की जान की भीख मांग रही है। तो मैं इस हवन और अनुष्ठान से उसकी अंतरात्मा को ताकत देने की कोशिश करूँगा, जो कि ये आत्मा दिन ब दिन खत्म करती जा रही है। वो आपके बहू को अंदर से खाती जा रही है। ये बातें सुनकर अब सब डर चुके थे। पंडित जी ने पूजा अनुष्ठान सब कुछ शुरू कर दिया था। वैसे भी प्रेगनेंसी के 8 महीने हो चुके थे और अब कुछ ही समय में डिलीवरी का वक्त भी आने वाला था। लेकिन जैसी हालत थी, डिलीवरी होती या नहीं, ये बात तो किसी को नहीं पता थी। पंडित जी ने अपना अनुष्ठान, पूजा, हवन जो भी करना था सब शुरू कर दिया था। लेकिन इसके वजह से रानी अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगी थी। वो कई बार चीखती चिल्लाती और कई बार खुद की आवाज़ में खुद के परिवार वालों से गिड़गिड़ा कर मदद की भीख मांगती थी। घर वाले भी उसकी हालत देखकर काफ़ी परेशान थे। ऐसे ही पूजा अनुष्ठान करते करते 1 हफ्ता बीत चुका था। आज रानी ज़मीन पर पड़ी पड़ी दर्द से करा रही थी। उसे बहुत बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और तभी सबको ऐसा लगा जैसे रानी ने दर्द से अपने प्राण त्याग दिए हैं। लेकिन तभी अचानक रानी उठी और उसने अपनी सासू माँ से ये कहना शुरू किया, माँ, मुझे तुरंत हॉस्पिटल लेकर चलिए, मेरे बच्चे की जान अभी भी बच सकती है। ये बात सुनते ही घर वालों ने बिल्कुल देरी नहीं की। वो तुरंत रानी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए और रानी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने उसके दर्द और उसकी हालत को देखकर
तुरंत बच्चे की डिलीवरी कराने का तय किया। वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती थी। इस वजह से डॉक्टर्स ने सिजेरियन का डिसीजन सुनाया। घर वालों ने भी किसी भी चीज़ पर कोई भी एतराज़ बिल्कुल नहीं जताया। डॉक्टर्स रानी को लेकर कमरे में जा चुके थे। ऑपरेशन शुरू हो चुका था और ये सारी बातें रानी की सास ने अपने बेटे को पंडित जी के पास भेजकर बता दी थी। पंडित जी अब अपनी पूजा प्रार्थना उसी तरह से कर रहे थे। ऑपरेशन करीब करीब 3.5 घंटे तक चलता रहा और इधर पंडित जी की पूजा भी चलती रही। आखिरकार ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर्स बाहर आए और उन्होंने ये कहा कि वो बच्चा और माँ दोनों में से किसी को भी नहीं बचा पाए। ये बात सुनकर पूरे परिवार के पैरों से ज़मीन खिसक चुकी थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ऑपरेशन थिएटर के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ें आने लगी। नर्स भागती हुई बाहर आई और उसने बताया, बच्चा अचानक से सांस लेने लगा है, उसकी सांसें वापस आ गई हैं, पता नहीं क्या हुआ। फिर डॉक्टर भी तुरंत तेजी के साथ ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे। उन्होंने बच्चे को वापस से चेक किया। हाँ, सच में ये कोई चमत्कार ही था। बच्चे की जान बच चुकी थी। लेकिन रानी उसी तरह से बेजान ऑपरेशन थिएटर के टेबल पर पड़ी हुई थी और रानी इस दुनिया से अपने परिवार को छोड़कर और अपने नवजात शिशु को छोड़कर जा चुकी थी, या फिर ये कहें कि अपने नवजात शिशु के जान को बचाने के लिए रानी ने अपने प्राणों की बलि दे दी थी। घर वाले बच्चे को लेकर घर पर आ चुके थे। थोड़ी ही देर में पंडित जी आए और उन्होंने कहा, रानी जीत गई। ये बात सुनते ही परिवार के सारे लोगों ने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा। ये बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। तब पंडित जी ने कहा, वो आत्मा हर हाल में माँ और बच्चा दोनों को लेकर जाना चाहती थी। लेकिन जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया था, अगर रानी की अंतरात्मा को मदद मिले तो रानी ही है जो कि अपने बच्चे को बचा सकती है, क्योंकि वो एक माँ है। इस वजह से मैं ये जो पूजा कर रहा था, इसमें यही हो सकता था कि या तो रानी बच सकती थी या उसका बच्चा। लेकिन रानी ने खुद अपने बच्चे की जान को बचाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। इसके वजह से रानी ने उस आत्मा से लड़ाई की और उसने अपने बच्चे की जान आखिरकार बचा ली। आज रानी के ही मदद से वो आत्मा मेरी कैद में है। आपकी बहू की आत्मा भी यहीं कहीं भटक रही है। अब उसकी शांति के लिए क्या करना है वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फिर बाद में घर वालों ने पंडित जी की मदद से जिस तरीके से जो भी पूजा और अंतिम क्रिया विधि बताई गई थी उसको पूर्ण की, ताकि रानी की आत्मा को शांति मिल सके। कहते हैं कि इस दुनिया में माँ से बड़ी ताकत दूसरी कोई नहीं होती। रानी ने एक बार फिर से ये बात सच करके दिखाई थी। सच में माँ के प्यार और सुरक्षा से बड़ी सुरक्षा दुनिया में कोई नहीं दे सकता। ये बात सच हो चुकी थी, रानी ने साबित कर दी थी। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें, ताकि मेरी थोड़ी सी मदद हो सके। क्योंकि आप सबके मदद, सपोर्ट और प्यार के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज मैं जहाँ हूँ और मैं जहाँ तक पहुँच पाई हूँ, ये सब आपके सपोर्ट के ही बदौलत है। तो मैं आगे भी आप सबसे यही उम्मीद रखती हूँ कि आप सब हमेशा अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। और अगर
आप सबके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।